Hello everyone. Hello everyone. Welcome to the channel Wisdom World NS. So guys, लक्ष्मीकांत की सीरीज का आज नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. तो चैप्टर का नाम क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. राइट. देखो, जब भी हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें ध्यान रखते हैं कुछ चीजों का. नंबर 1, आर्टिकल्स एंड देन शेड्यूल. कौन सा पार्ट है, कौन सा शेड्यूल है, कौन से आर्टिकल्स हैं, इन सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं. तो इसी के बेसिस पे अब हम लोग क्या करेंगे, अपना फर्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे पढ़ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. अब देखो, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब इंडिया का पूरी की पूरी जो टेरिटरी है, पूरी की पूरी जो लैंड है, उसको हमने किस तरीके से इकट्ठा करा हुआ है, ये सारा हमने देखना है. तो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करिए. तो सबसे पहले हमने देखा कि आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. तो क्या हमने देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फर्स्ट 4 आर्टिकल्स जो है वो बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की. इसी के साथ साथ पार्ट 1 इसमें इंक्लूड है. पार्ट 1 के अलावा जो शेड्यूल है, शेड्यूल भी कौन सा है हमारे पास, 1 वाला है. ठीक है, तो ये हमने याद रखना है, फ्रॉम द आर्टिकल 1 to 4. ठीक है, पार्ट 1 एज वेल एज द शेड्यूल 1. ठीक है, मैं यहाँ पे S1 लिख रही हूँ, तो ये समझ आना कि शेड्यूल 1 में ही इंक्लूडेड है. ठीक है, देन अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक इस पे, वो तो यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स एक्चुअल में होता क्या है? हम बोलते हैं कि आर्टिकल 1 डिस्क्राइब. सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 1 की. हम बोलते हैं आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. आर्टिकल 1 हमें बोलता है इंडिया क्या है, जिसका नाम भारत भी है, वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बजाय किसके? फेडरेशन ऑफ स्टेट, rather than फेडरेशन ऑफ स्टेट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. ये जो भी चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ हाईलाइटेशन हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये बोलता है कि हमने बोला इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स rather than फेडरेशन ऑफ स्टेट. इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि आर्टिकल 1 जो है वो दो चीजों के साथ डील करता है. आर्टिकल 1 दो चीजों के साथ डील करता है. एक तो वो बोलता है नेम ऑफ द कंट्री. सबसे पहले वो किसकी बात करता है? नेम ऑफ द कंट्री. जैसे हमने बोला इंडिया दैट इज भारत, तो वो क्या शो कर रहा है? नेम ऑफ द कंट्री. फिर उसने बोला एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या बताता है हमें? टाइप ऑफ पॉलिटी की बात करता है. तो आर्टिकल 1 दो चीजों की बात करता है, एक तो नेम ऑफ द कंट्री एंड सेकेंड वन इज द टाइप ऑफ पॉलिटी. There was no enmity in the Constituent Assembly with regard to the name of the country. अब देखो, इसमें हमने देखा कि इंडिया दैट इज भारत लिखा गया है. क्या है कि इसमें दोनों नाम यूज करे गए हैं. आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि बार बार बात आती है कि इंडिया बोलना चाहिए, भारत बोलना चाहिए, या हिंदुस्तान वर्ड है या हिंदुस्तान है. तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या था कि इसके नाम को लेके बहुत सारी चीजें जो थी वो चल रही थी. ट्रेडिशनल नेम हमारा क्या है? कुछ लोग जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठे हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो वहां पे कुछ लोगों ने बोला कि हम लोग क्या रखेंगे? एक नया नाम रखेंगे, मॉडर्न नेम रखेंगे, दैट इज वो क्या होगा? इंडिया होगा. कुछ लोगों ने बोला नहीं, हम क्या करेंगे? ट्रेडिशनल नाम रखेंगे, और जो हमारा ट्रेडिशनल नाम होगा वो क्या होगा? भारत होगा. ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अब दोनों चीजों को देखते हुए वो क्या करती है? मिक्स रखती है दोनों का नाम, इंडिया दैट इज भारत. अब दूसरी चीज अगर हम बोले इसी चीज को लेके हुए, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है,
तो कंट्री जो जिसको हम यूनियन बोलते हैं, ना कि फेडरल, ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल स्ट्रक्चर। अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे ना तो वो फेडरल है, लेकिन जो हम कंट्री की बात करते हैं, एक नेशन की बात करते हैं, तो हम इसको यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था, इस फ्रेज को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने बोला था कि इंडियन फेडरेशन जो है, यानी कि इंडिया की जो स्टेट्स है, वो इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। तो इन्होंने कहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है, इंडिया जो है उसकी जो फेडरेशन है वो किसी ऐसे तरीके से रिजल्ट नहीं है कि स्टेट्स आई, उन्होंने अपना एग्रीमेंट साइन किए और वो क्या बन गई, इंडियन फेडरेशन का हिस्सा बन गई। ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या किया इन्होंने बोला कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, ठीक है। दूसरी बात ये बोलते हैं कि स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन, कि स्टेट्स के पास कोई भी हक नहीं है वो फेडरेशन से क्या हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है। फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल। तो इनका कहना था तो ये जो इंडियन फेडरेशन है जिसको हम यूनियन बोलते हैं, ये एक यूनियन है, ठीक है, ना कि बिकॉज क्यों है, क्योंकि ये इंडिस्ट्रक्टिबल है। अब हमने क्या बोला कि कंट्री जो है पूरी की पूरी, वो उसमें अलग अलग स्टेट्स तो है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूनियन की, अगर आप बोलोगे मैम हम तो पूरा यूनियन में ही बैठे हुए, लेकिन यूनियन में देखो अब आप पूरे इंडिया की बात करोगे तो अलग अलग स्टेट्स मिलेंगी आपको, यूटीज मिलेगी। तो सिर्फ हमने बोला कि हमने पूरे कंट्री को डिवाइड किया है ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब बारी आती है कि आर्टिकल 1 जो है उसमें कौन सी कैटेगरीज जो है वो आती है, ठीक है। आर्टिकल 1 में ये स्टेटमेंट आपने नहीं भूलनी है, और ये स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में आती है, दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। दूसरा ये चीज आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर, ये भी स्टेटमेंट आती है। फिर ये भी आती है इंडियन यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। तो ये आगे इसकी स्टेटमेंट एक और तरीके से आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आती है। देन उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हमने बोला ना कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, तो अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि आर्टिकल 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया को किस तरीके से रखता है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में आर्टिकल 1 के मुताबिक 3 चीजें इंक्लूड होती है, दैट नंबर 1 इज टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, ठीक है, देन यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, ठीक है। इन्होंने बोला जितनी भी इंडिया की स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा है, यूपी है, यूके है, देन आपका आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सेवन सिस्टर, जो भी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी क्या है, इंडिया की टेरिटरी है, ठीक है। दूसरी हमने बोला यूनियन टेरिटरीज, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, एंड दीज आर द क्या है, ये सारी यूनियन टेरिटरीज, ये भी क्या है, इंडिया की टेरिटरी का हिस्सा है। Then territories that may be acquired by the government of India at any time, कोई वो जो भी टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन टाइम जो कभी भी किसी भी हिस्से को, किसी दूसरी जगह के हिस्से को अपने इंडिया के अंदर ऐड ऑन करना चाहती है, वो भी क्या होगा, इंडियन टेरिटरी का क्या होगा, पार्ट होगी वो टेरिटरीज भी, ठीक है। अब होता है कि नेम जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट वो किस में मेंशन्ड है, वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। वो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपने याद रखना है कि ये सारी चीजें किस में मेंशन्ड है, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो प्रेजेंटली कितनी स्टेट्स हैं हमारे पास, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। प्रोविजन जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो स्टेट्स के एप्लीकेबल होते हैं एक सेम मैनर में, ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी दिए जाते हैं किसको, स्टेट्स को, लेकिन वो किसके अंडर है, जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं वो पार्ट 21 के अंडर जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस की बात कौन कर, पार्ट 21 करता है, जो अलग अलग स्टेट्स को दिए जाते हैं। आप कई बार न्यूज में देखते हो, अभी रिसेंटली भी था 371 का स्टेटस दिया गया लद्दाख को, तो वो कैसे दिया गया, बिकॉज ऑफ द स्पेशल प्रोविजन अंडर द स्पेशल प्रोविजंस एक्ट, ठीक है। तो ये देखो महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है,
मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, इन सभी को क्या मिली है, अपने अपने कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके अलावा फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, सेपरेट प्रोविजंस रखे गए हैं किसके लिए, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल की में अगर हम देखते हैं तो इसमें बेटा ये जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज है, जब हमारे जो ट्राइबल एरियाज है, इनके साथ जो चीजें जो शेड्यूल डील करते हैं वो कौन से है, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर प्रोविजंस जो है वो डाले गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या लिखा गया है। नेक्स्ट हम बोलते हैं टेरिटरी। अब क्वेश्चन यहाँ से भी स्टेटमेंट आती है कि विच वन इज द वाइडर कंसेप्ट, टेरिटरी ऑफ इंडिया और द यूनियन ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, एक वाइडर एक्सप्रेशन है बजाय किसके, यूनियन ऑफ इंडिया के। क्यों, क्योंकि लेटर जो यूनियन ऑफ इंडिया उसमें सिर्फ स्टेट्स की बात की जाती है, ठीक है, हमने ऊपर सिर्फ स्टेट्स की बात करी, जबकि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और टेरिटरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम उसकी बात करी जाती है, ठीक है। स्टेट्स जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं फेडरल सिस्टम के, उसमें पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। यूनियन टेरिटरीज जो एक्वायर की जाती है उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली रूल करती है। अब सॉवरेन स्टेट है इंडिया, तो इंडिया क्या कर सकती है, किसी भी फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर कर सकती है, लेकिन उसको एक्वायर करने के लिए इनके पास क्या है, कुछ मेथड्स है, ठीक है। इंडिया क्या कर सकती है, बीइंग ए सॉवरेन स्टेट, इट कैन एक्वायर एनी टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मोड रिकॉग्नाइज्ड बाय, किसके द्वारा रिकॉग्नाइजेशन होती है, बाय द इंटरनेशनल लॉज। अब हम देखते हैं वो कौन से मोड है। सबसे पहले मोड आता है सेशन। सेशन में क्या होता है, जब हम कोई क्या करते हैं, कोई ट्रीटी साइन करते हैं किसी को, जहाँ हम पैसे देके कोई परचेज कर ले रहे हैं, जहाँ कोई हमें गिफ्ट में कुछ एरिया जो है अपने कंट्री का पार्ट जो है, लैंड का पीस जो है वो दे रहा है, जब हमने किसी चीज को लीज पे ले लिया या फिर वहां पे प्लेबिसाइट के थ्रू, ठीक है, जो कि डेमोक्रेसी का पार्ट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सॉल्व करें, हमने प्लेबिसाइट करवाया और उस पार्ट को अपने साथ जोड़ लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेशन के थ्रू हम किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्यूपेशन। क्या आता है, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में हम लोग बोलते हैं कोई ऐसी टेरिटरी जिसका कोई भी रिकॉग्नाइज्ड रूलर ना हो, ठीक है, अभी वो मतलब कोई टेरिटरी है वो ऐसे ही पड़ी हुई है, उस पर कोई किसी ने भी अभी तक अपना हक नहीं जताया, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, इंडिया चाहे तो उसको अपना पार्ट बना सकती है। देन थर्ड वन इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ सब्जुगेशन, ठीक है, बहुत सारी टेरिटरीज को हम जीत सकते हैं और उसको अपने साथ जोड़ सकते हैं। अब क्या इंडिया में ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बहुत सारी फॉरेन टेरिटरीज थी जैसे दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, तो इन सारे एरियाज को कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के कई सालों बाद इनको क्या किया गया था, अपने साथ जो था वो जोड़ा गया था। अब ये जो एक्विजिशन होती है इन टेरिटरीज की वो हम देखेंगे लेटर के किस तरीके से की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो 3 मेथड्स हमने देखे, ये भूलने नहीं है तीनों, बाय द इंटरनेशनल सेशन, ऑक्यूपेशन और कॉन्क्वेस्ट, जहाँ पे कॉन्क्वेस्ट को क्या बोला जाता है, सब्जुकेशन भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या करता है, पावर देता है किसको, पार्लियामेंट को, कि वो अपने यूनियन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल 2 empowers the parliament to admit the union of India or establish new states on such terms and condition as it thinks fit to, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट कर सकता है या फिर किसी नए स्टेट को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो यहीं से हम लोग नेक्स्ट इसमें प्रोविजंस देख लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 2 ग्रांट्स टू पावर टू द पार्लियामेंट, ठीक है। अब वो 2 पावर्स कौन सी है फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये बोलता है
फर्स्ट पावर में क्या दिया जाता है? फर्स्ट पावर बोलती है द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडियन न्यू स्टेट्स, ठीक है, कि किसी भी को न्यू स्टेट के थ्रू आप इंडिया जो है वो उसको एडमिट कर सकता है, ऐड कर सकता है, ठीक है। दूसरा हम बोलते हैं पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, ठीक है। अब देखो इसमें एडमिशन ऑफ द स्टेट्स में क्या मतलब है, जो ऑलरेडी स्टेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो ऑलरेडी है उनको हमने ऐड करना है, जबकि जो एस्टेब्लिशमेंट है कि वो स्टेट्स पहले थी ही नहीं, ठीक है। एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे तेलंगाना है, ठीक है, उसको क्या किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है, क्योंकि वो स्टेट पहले हमारे पास नहीं थी, ठीक है। अब जैसे जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर पहले एक अलग स्टेट थी, उसको बाद में हमने अपने इसमें क्या कर लिया, ऐड कर लिया, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग स्टेट थी, ठीक है। तो ये दोनों पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। अब आर्टिकल 2 जो रिलेट करता है एडमिशन या फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ठीक है, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं होंगी, तो उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 हमें बोलता है कि किस तरीके से, आर्टिकल 3 हमें क्या बताता है कि जो हमारे फॉर्मेशन है, ठीक है, कि जो फॉर्मेशन हो गया, चेंजेस हो गए एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया में, वो किस तरीके से होगी। अगर हम देखें तो आर्टिकल 3 जो बेसिकली आर्टिकल 3 जो है वो डील करता है इंटरनल रीएडजस्टमेंट के थ्रू, ठीक है। आर्टिकल 3 किससे डील कर रहा है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट के थ्रू, कि जो हमारा इंडियन स्टेट है उसके अंदर जो हमारे पास स्टेट्स हैं, यूनिटीज हैं, उनको हम लोग खुद से किस तरीके से सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। रीएडजस्ट कैसे कर सकते हैं कि नई स्टेट्स बनानी है, कौन सी एरिया। अब देखो आर्टिकल 3 ने ऑथोराइज की है पार्लियामेंट को कुछ पावर्स। सबसे पहले वो पावर्स कौन सी दी है वो देखेंगे। बोलते हैं ये आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि आप क्या कर सकते हो, किसी न्यू स्टेट को बना सकते हो बाय सेपरेशन, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन। आप सेपरेट कैसे करोगे टेरिटरी को, किसी भी स्टेट से कोई हिस्सा निकाल दो, जैसे यूपी से एक हिस्सा निकाला, उत्तराखंड बना दिया, उत्तर प्रदेश से निकाला, उत्तराखंड बना दिया, ठीक है। तो ये क्या था, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम द स्टेट। अब उसी तरह से बोलता है जहाँ आप क्या करो, दो स्टेट्स को जोड़ो और एक स्टेट बना दो, ठीक है। फिर तीसरी बात बोलते हैं जहाँ आप किसी एक स्टेट का हिस्सा लो, टू और मोर स्टेट्स को जो के बना दो, जहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्टेट्स लो और फिर उनको, जैसे एमपी से थोड़ा सा पार्ट ले लिया, नीचे से कर्नाटक से ले लिया, अलग अलग एरियाज का पार्ट लेके उसको एक स्टेट बना दिए, ठीक है, एक टेरिटरी बना सकते हो। फिर दूसरा बोलता है आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया को आप बढ़ा सकते हो, किसी भी एरिया स्टेट के एरिया को आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद आप बोलते हैं कि हाउएवर आर्टिकल अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम जो है वो भी बदला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हाउएवर आर्टिकल 3 लेज आउट टू कंडीशन इन दिस रिगार्ड। अब आर्टिकल 3 जो है ये क्या बताता है, इस सिचुएशन में दो कंडीशंस रखता है, ठीक है, दो कंडीशन रखता है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन है। एक तो वो बोलता है कि बिल कंटेम्पलेटेड द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द, एक मिनट, अच्छा देखो, एक तो ये बोलता है कि बिल जो है जिसमें चेंजेस की जाएंगी उसको किसके सामने रखना है, कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, कि वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन किसके बाद, ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, रिकमेंड करेगा और उसके बाद बिल को क्या किया जाएगा, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरा बोलता है इस बिल को
कि किसी भी तरह के चेंजेस लाने जो कुछ भी, इस बिल को अल्टर करने से पहले प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, जिस स्टेट में वो चेंजेस लाना चाहता है उस स्टेट लेजिस्लेचर को इस बिल को रेफर करना पड़ेगा, ताकि वो उस पर क्या करे और एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर वो इस पे क्या करे, अपनी बात रखे। इसके अलावा जो पावर है पार्लियामेंट की वो नई स्टेट बनाने की, उसमें पावर दी गई है कि वो क्या करे, कोई नई स्टेट बनाए या फिर यूनियन टेरिटरी बनाए, जिसमें वो किसी भी पार्ट को जोड़ सकता है, स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का, मतलब उसको जैसे मन करता है तोड़ मरोड़ के वो नई स्टेट जो है वो बना सकता है। अब प्रेसिडेंट जो है जब पार्लियामेंट जो है इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, हमने बोला ना, अभी हमने देखा कि एक तो जो प्रेसिडेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, उनको पार्लियामेंट को रिकमेंड करने से पहले उनको स्टेट लेजिस्लेचर से उनको रेफर करना पड़ेगा। अब बोलते चाहे प्रेसिडेंट है चाहे पार्लियामेंट है, वो बाउंड नहीं है, उनके ऊपर ये मतलब उनको उनकी मजबूरी नहीं है कि वो उसकी बात को माने, ठीक है, किसकी, स्टेट लेजिस्लेचर की बात को माने, जहां तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जहां तक कि उनका जो व्यूज होंगे वो अपने टाइम पे आ ही क्यों ना के होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट चाहते हैं कि हम तमिलनाडु के स्टेट को डिवाइड, इसका जो नाम है उसको चेंज कर देगा, इसमें हम कुछ चेंजेस लाए, लेकिन तमिलनाडु के स्टेट को उनको क्या करना पड़ेगा, पहले बिल भेजना पड़ेगा, भाई हम आपके स्टेट में ये चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से हम आपका एरिया लेना चाहते हैं, इसको छोटा करना चाहते हैं। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोलती है नहीं हम ऐसा नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते, प्रेसिडेंट का जो मन होगा वो वैसा डिसीजन जो है वो ले लेगा, ठीक है, चाहे वो टाइमली उसको जवाब दे चाहे वो ना दे। इसके अलावा मतलब सिर्फ इसमें एक चीज जो समझने वाली है वो यही है कि वो रेफर तो जरूर करता है कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो अपने व्यूज रखे, लेकिन वो व्यूज जो होंगे उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट जो है उसको वो मजबूर नहीं है कि उसको उसकी बात में सुनना ही पड़ेगी, ठीक है, वो सुने चाहे ना सुने, सुनने के बाद उसको साइड पर रखते। Further, it is not necessary to make a fresh reference to the state legislature even time an amendment to the bill is moved and accepted in parliament. तो ये भी जरूरी नहीं है कि एक फिर से जो है उसको बिल को रेफर किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर को, जब उसको पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद अगर उसमें क्या किया जाए, अमेंडमेंट की जाए, चेंजेस की जाए। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न लेजिस्लेचर, अगर आप यूनियन टेरिटरी के केस की बात करते हैं तो किसी भी तरह का लेजिस्लेचर में कंसर्न लेजिस्लेचर को भेजने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा क्यों है, बिकॉज यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट as well as the lieutenant governor works on behalf of president, ठीक है, तो इसलिए उनको वहां पे भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो न्यू स्टेट बनाए, अल्टर कर सकती है एरियाज को, बाउंड्रीज को और नेम्स को बिना उनके कंसेंट के, ठीक है, बिना उनके कंसेंट के। तो दूसरे वर्ड में बोले कि पार्लियामेंट जो है वो रीड्रॉ करता है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को अकॉर्डिंग टू इट्स बिल, तो वो अपने बिल के मुताबिक जैसे उनको ख्वाहिश होगी वैसे ही वो इसका क्या कर सकता है, बिल्कुल सॉरी मैप जो है वो बना सकता है। इसीलिए जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है, जो कंटिन्यूसली की जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट, उसको ग्रांटेड नहीं है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो कंटिन्यूटी एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें किसी भी तरह के ग्रांटेड नहीं रखा गया है कि एक बार बना लें तो उसमें नहीं होगा, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता है, वो ऐसी चीजें नहीं है। इसलिए इंडिया को क्या कहा जाता है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो मैंने आपको पहले बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप मार्कर से बिल्कुल ऐसे रख ले। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ऑन द अदर हैंड अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें वहां पे क्या है, डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, USA is described as an indestructible union of indestructible state, ठीक है, ये यूनियन भी उनका क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो ये आपने क्या करनी है, दोनों स्टेटमेंट्स आपने दिमाग में बिठा लेनी है। इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ
इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, कि यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि स्टेट्स जो है उनको हम अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यूनियन को स्टेट्स तोड़ मरोड़ नहीं सकती। यूएसए में है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, स्टेट अपनी मर्जी से यूनियन से अलग हो सकती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशन 4 आर्टिकल 4, अब अगर हम आर्टिकल 4 देखें 3, आई होप आपको 1 से लेकर 3 तक कंसर्न हो गया होगा, ठीक है। अब आर्टिकल 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है, ये बोलता है लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2 एंड अंडर आर्टिकल 3 आर नॉट कंसीडर्ड एज amendment of the constitution under article 368. This means that such law can be passed by a simple majority and by ordinary legislative process. तो बेसिकली आर्टिकल 4 जो है उसमें हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर्स की, ठीक है। एक तो प्रोसीजर हमने आर्टिकल 3 में देख लिया। अब ये बोलता है कि आर्टिकल 2 और 3 के थ्रू आप जो भी चीजें कर रहे हो, जो भी चेंजेस ला रहे हो, उनमें अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है कि जो भी ये लॉ बना रहे हैं इनको सिंपल मेजॉरिटी से क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। ये बना सकते हैं जहाँ फिर किसी और फिर क्या होता है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के जैसे बाकी आम जो लॉज बनते हैं उन्हीं के थ्रू इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। अब बोलते हैं डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट इंक्लूड आल्सो द पावर टू सीड द टेरिटरी ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अब देखो क्वेश्चन राइज अप होता है, जस्ट मिनट, आज इसको 2 पार्ट्स में हम कवर करेंगे, ठीक है। एवोल्यूशन वाला पार्ट हम इसका बाद में देखेंगे, ठीक है। अब बोलते हैं क्वेश्चन राइज होता है कि अंडर आर्टिकल 3 जो है जो पावर है एरिया को, स्टेट किसी भी स्टेट के एरिया को कम करने की या फिर सीड करने की किसी फॉरेन टेरिटरी को अपनी टेरिटरी में, तो ये क्वेश्चन आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कब, 1960 में, ठीक है। तो इस 1960 में ये एग्जामिनेशन था सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट ने करा था 1960 में। तो डिसीजन जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो क्या करेगा, सीड पार्ट ऑफ ए टेरिटरी नोन एज बैरोवरी यूनियन टू पाकिस्तान। मतलब इनका क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो डिसाइड करती है कि कुछ हिस्सा जो है वेस्ट बंगाल का वो किसको दे देगी, पाकिस्तान को दे देगी, जिसको क्या नाम दिया गया था, बैरोवरी यूनियन। बैरोवरी यूनियन का हमने पिछले चैप्टर में केस भी पढ़ा था, ठीक है, कि जिसमें ये कहा गया था प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बैरोवरी यूनियन जो थी वेस्ट बंगाल की, इसमें क्या था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये हिस्सा किसको दे दिया जाएगा, वेस्ट में पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, पॉलिटिकल एजिटेशन शुरू हो जाती है, कंट्रोवर्सीज शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि हेल्ड दैट द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ ए स्टेट, के पार्लियामेंट को अगर किसी स्टेट का एरिया कम करना है वो किसके अंदर कवर नहीं होता, डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। कि इंडियन टेरिटरी की जो एक ऊपर हमने देखा ना एक इंटरनेशनल प्रोसीजर सेशन का, वो कवर नहीं करता है, ठीक है। डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री के, वो अपनी जमीन किसको दे, फॉरेन कंट्री को दे। इसीलिए इंडियन टेरिटरी हेंस इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 360। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इंडिया को चाहता है, इंडियन पार्लियामेंट को लगता है कि उनको अपनी जमीन का कुछ हिस्सा किसी दूसरी कंट्री को देना, तो वो कब दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तब दे सकते हैं जब वो अमेंडमेंट करेंगे अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। इसी के चलते हुए क्या होता है, फिर 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1960 का, जिसमें जो बैरोवरी यूनियन वाली जो जगह थी, जो लैंड थी, वो किसको ट्रांसफर कर दी गई, टू द सेट टेरिटरी टू द पाकिस्तान, ठीक है। फिर बोलता है ऑन द अदर हैंड कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 1969 में ये कहा
कि जो सेटलमेंट है बाउंड्री डिस्प्यूट्स की इंडिया और दूसरी कंट्रीज के बीच में, उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सिंपल एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा जो है वो करी जा सकती है, एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा की जाती है। इसमें किसी भी तरह डज नॉट इन्वॉल्व सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू, इसमें क्या आता है, सेशन की बात नहीं आती है इंडियन टेरिटरी इसको फॉरेन कंट्री को। अब यहाँ पे आपने जो सिंपल सिंपल चीजें याद रखनी है, आज का चैप्टर यहीं तक रखेंगे। नहीं, इसको थोड़ा सा आगे इसको इंक्लूड कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश वो भी देख लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद नेक्स्ट इसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलो फटाफट से ये देख लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। अब यहाँ पे हमने बोला कि जो बांग्लादेश हमारा कंट्री है उसके साथ हमने भी एक्सचेंज करी है ना इंडिया ने, तो उसके लिए हमने क्या किया, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में। ठीक है, ये क्या कहता है, वाज नेक्टेड टू, इसमें क्या था, इफेक्ट टू एक्वायर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या होता है, 2015 में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कुछ क्या हुई थी, टेरिटरीज को ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, तो क्या अब बोलता है इसमें क्या था, एग्रीमेंट और इसके प्रोटोकॉल थे बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। इस डील के मुताबिक इंडिया ने 111 एनक्लेव्स जो थे बांग्लादेश को दिए थे, जबकि बांग्लादेश ने 51 एनक्लेव्स जो थे वो इंडिया को दिए थे। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बांग्लादेश के साथ इंडिया ने कौन सी चीजें ट्रैवल की है, तो इंडिया ट्रांसफर की है, सॉरी, इंडिया ट्रांसफर्ड 111 enclaves to Bangladesh, while Bangladesh transferred 51 enclaves to India. In addition, this deal also involved the transfer of adverse possession and demarcation of 6.1 undemarcated border states. इसके अलावा जो था थ्री पर्पसेस थे अमेंडमेंट करने के लिए रिलेटिंग टू द 4 टेरिटरी। अब इसमें क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि 4 स्टेट्स थी जिसमें हमने कौन सी वो 4 स्टेट्स कौन सी थी, असम थी, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो ये जो थी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसमें क्या करना पड़ा, चेंज करना। तो बेसिकली बच्चे एक चीज याद रखनी है हमने कि हर चीज जो है वो इसमें डिवीजन में देखने को मिली। अब हम बोलते हैं बैकग्राउंड क्या था कि 100 जो 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया उसको क्यों आया। बोलते हैं इंडिया और बांग्लादेश जो है उनकी कॉमन लैंड बाउंड्रीज हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। इंडिया का जो ईस्ट पाकिस्तान इंडिया ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री जो थी उसमें क्या था, रेड क्लिफ अकॉर्ड आया था 1947 में। तो उसकी वजह से क्या था, डिस्प्यूट चल रहा था जिसको रिजॉल्व किया गया था थ्रू द बैग अवार्ड ऑफ 1950। फिर दूसरा एफर्ट जो थे उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए वो क्या थे, नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो दूसरा कौन सा था, फर्स्ट हमने क्या बोला, एक तो बैज अवार्ड आया 1950 में, ठीक है, और दूसरा कौन सा आया था, नेहरू नून एग्रीमेंट ऑफ 1958। ठीक है, हालांकि ये जो इशू है रिलेट करता है डिवीजन ऑफ वेरी यूनियन वाज चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब ये किसके साथ चलता है, ओपिनियन के साथ, जो इसको रेंडर किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था 1960 का वो पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट। इस कंटिन्यूस लिटिगेशन के द्वारा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी उस टाइम पे वो चल रही थी। ठीक है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटरीज इन फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आप लोग क्या बोलते हो आजकल के प्रेसिडेंट बांग्लादेश को बोलते हैं। देन फिर बोलता है मई 1964 में एग्रीमेंट जो होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में किसको लेके, डिमार्केशन ऑफ द लैंड बाउंड्री। फिर क्या होता है 1974 में हमारे और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट होता है किसको लेके, कि हम लोग क्या करेंगे, डिमार्केट करेंगे किसको, लैंड बाउंड्रीज को, और इसी के लिए क्या, और इसके लिए क्या ढूंढेंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे। अब एग्रीमेंट जो है इसको रेटिफाई नहीं किया जाता है, जैसे कि इसमें क्या था, खुद में ही ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज की क्वेश्चन राइज अप था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत थी, तो इसी को लेके चलते हुए सारी चीजें चल रही थी। अब क्या होता है, इश्यूज जो होते हैं डिमार्केशन ऑफ अनडिमार्केटेड बाउंड्री, तो ये टेरिटरीज जो थी एडवर्स पोजीशन में इनक्लेव्स को लेके चल रहा था। तो फिर क्या होता है, एक प्रोटोकॉल साइन होता है 6 सितंबर 2011 को,
जिसमें क्या होता है, इंटेग्रल पार्ट होता है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश 1974। प्रोटोकॉल जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है किसकी मदद से, जो कंसर्न स्टेट्स थी असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उनकी मदद से। और फाइनली ये जो है 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इसको जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो होप अभी तक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इन शॉर्ट हम आसानी से याद कर सकते हैं। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, नेम ऑफ द कंट्री एंड द पॉलिटी ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स। एंड आर्टिकल 3 विद द प्रोसीजर it can shows the territory of the India and how Indian states can be formed। ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला प्रोसीजर क्या था, प्रोसीजर ये था कि प्रेसिडेंट जो है वो पहले रिकमेंड करेगा, पार्लियामेंट बिल रिकमेंड करेगा पार्लियामेंट को, लेकिन उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर से उसको पास उसको भेजना पड़ेगा। बट कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी डिसीजन होगा उसके लिए उसमें वो बाइंड पर नहीं होगा। इंडिया को इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन और डिस्ट्रक्टिबल स्टेट कहा जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 आफ्टर अंडर आर्टिकल 4। एंड देन द सेकेंड एंड थर्ड जो है वो कैसे की जा सकती है, उसके लिए किसी भी स्पेशल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि सिंपल मेजॉरिटीज के साथ इनको चीज़ों को जो है वो करा जा सकता है। जिसमें इम्पोर्टेंट जो थी, इंडिया ने बैरूबरी यूनियन का जो केस था उसमें पाकिस्तान को जो प्रॉपर्टी जो लैंड दी थी, ठीक है, उसके लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1960 में। जबकि जो बांग्लादेश के साथ हुआ था वो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसका 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में उसके थ्रू उसको जो था वो सॉल्व किया गया था। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप यू कैन एंजॉय द लेक्चर एंड कीप स्टडीइंग हार्ड। थैंक यू, कीप वॉचिंग द चैनल।